Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जहां हम लोग एमकॉम प्रैक्टिस सेट थर्ड पे आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं. अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने एमकॉम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे. अगर ये क्लासेस आपकी मिस हुई है तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सो दैट वो दोनों क्लासेस भी आप कवर कर पाओ. इन प्रैक्टिस सेट में हमने वो सब्जेक्ट्स कवर किए हैं जो हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है. BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप देखोगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हमने वही सारे सब्जेक्ट्स डील किए हैं प्रैक्टिस सेट में. क्लियर? तो ये सारे प्रैक्टिस सेट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है, तो सारे स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस कवर कर सकते हैं. तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग थर्ड सेशन डील करने वाले हैं. अगेन हम लोग वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, एंड अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस की कवरेज हम लोग सेट 3 में भी करने वाले हैं. जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ डिमांड इज लीनियर दैट इज अ स्ट्रेट लाइन देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. देखो सिंपली किसकी बात कर रहा है? स्ट्रेट लाइन की. तो इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व बनता है. क्लियर? यहाँ पे मेंशन किया है कि डिमांड स्ट्रेट लाइन है, बट किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में है. देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. अब देखो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर करता है एट डिफरेंट पॉइंट. हम इसका डायग्राम बना देते हैं. ये देखो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, जहां ये पॉइंट शो करता है ED इज इक्वल टू 1 को. दैट इज यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? 1. या इस पॉइंट पे ED इज इक्वल टू 0 होगा, एंड ऊपर के पॉइंट पे ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट होगा. क्लियर? इन दोनों के बीच में ED इज लेस देन 1 होगा, एंड इस पॉइंट पे ED इज ग्रेटर देन 1 होगा. अब इन सारे पॉइंट्स की अगर बात करें तो हम इसका ऑल्टरनेट नाम भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं. ED इज इक्वल टू 1 को हम लोग कहते हैं यूनिट और यूनिटरी इलास्टिक. ED इज लेस देन 1 को हम लोग कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक. क्लियर? और ED इज इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक. वैसे ED इज ग्रेटर देन 1 को हम लोग नाम देते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक. एंड ED इज इन्फिनाइट, इसको हमने नाम दिया है परफेक्टली इलास्टिक. ये सारे नाम क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. तो देखो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है. क्लियर? जहां नीचे की वैल्यूज क्या शो करती हैं? लेस देन इलास्टिक, और ऊपर की वैल्यूज शो करती हैं ग्रेटर देन इलास्टिक. तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है. सबसे पहला ऑप्शन है कि इलास्टिक इज द अपर पोर्शन एंड इन इलास्टिक इज द लोअर पोर्शन. यही अभी हमने दिखाया है. इन इलास्टिक इन द अपर पोर्शन, ये ऑप्शन गलत है. इन इलास्टिक थ्रू आउट, इलास्टिक थ्रू आउट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए. क्योंकि अभी जो हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया था उसमें यही चीज था कि ऊपर की वैल्यूज इलास्टिक थी और नीचे की वैल्यूज इन इलास्टिक थी. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट. नो डाउट अगर हम लोग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है. अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता है, और साथ ही साथ आपको कम से कम एवरेज टोटल कॉस्ट कवर करना होता है. तो हमारे पास ऑप्शन में देखो ये तीनों चीजें दी हैं. द मिनिमम ऑफ देयर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व करेक्ट है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी करेक्ट है, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो कैपिटल के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पैसिव फैक्टर. क्या मतलब है इस पैसिव फैक्टर का? अगर हम लोग लेबर की बात करें तो लेबर क्या होता है? एक्टिव फैक्टर. क्योंकि अगर लेबर की बात करें तो क्या लेबर के पीछे किसी को लगना पड़ता है? नहीं, लेबर अपना काम खुद करता है. बट अगर हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल के साथ किसी को लगना पड़ता है. दैट इज
कैपिटल, जैसे इफ इन केस एग्जांपल ले लो मशीन, तो क्या मशीन खुद से प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं, मशीन प्रोड्यूस कर पाएगी विद द हेल्प ऑफ लेबर ओनली। क्लियर? तो इस केस में हम लोग कैपिटल को क्या कहते हैं? पैसिव फैक्टर। अब ऑप्शन देख लो, इट नेवर डेप्रिशिएट्स, ये गलत है। इट इज फिक्स्ड इन सप्लाई, ये भी गलत है। एंड इट इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इट इज एन पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, ऑन विच लॉ ऑफ कंजम्पशन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड? अब कंज्यूमर सरप्लस का मतलब सिंपली क्या होता है? एक ऐसा डिफरेंस जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? जितना कंज्यूमर विलिंग था पे करने के लिए माइनस जितना कंज्यूमर को एक्चुअली पे करना पड़ा। लेट्स से अगर कंज्यूमर रेडी है 10 रुपये पे करने के लिए और उसको सिर्फ 5 रुपये पे करने पड़े, तो ये जो डिफरेंस है ना 5 रुपीज़ का, ये कंज्यूमर का फायदा है। क्लियर? एंड कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये होता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबको पता होगा कि ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय अ फर्म वेरी लार्ज? सिंपली हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां अपने प्राइस पे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल हो। तो नो डाउट ऐसा कहां होता है? मोनोपोली में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मोनोपोली। नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय द डैश ऑफ दैट फैक्टर। अब देखो ये कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स डिमांड है किसके लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, दैट इज लैंड के लिए, लेबर के लिए एंड कैपिटल के लिए। ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, अवेलेबिलिटी पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। अब देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इनपुट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्लियर, मतलब एक और ज़्यादा, दैट इज़ वन मोर यूनिट अगर हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन में, तो उससे हमारे आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। क्लियर? और इसी की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करनी है तो उसके लिए आप यही देखोगे ना कि अगर आप एक यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वजह से आपको कितना आउटपुट का फायदा हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। अब देखो अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें और वहां पे हम लोग किसकी बात करें? प्रोडक्ट मार्केट की, तो वो हमेशा क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होता है? प्राइस के। क्लियर? तो अब इस केस में सिंपली क्या होगा? अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल आएगी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, who has sought to measure consumer surplus with the help of indifference curve technique? Alfred Marshall, Edgeworth, J.R. Hick और पेरिटो। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, J.R. Hick। ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है। सिंपली क्वेश्चन में क्या पूछा था कि who has sought to measure consumer surplus with the help of indifference curve technique? इंडिफरेंस कर्व टेक्निक की हेल्प से जब हम कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रोसेस किसने इंट्रोड्यूस किया है? J.R. Hick ने। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following measure of the high power money supply, that is H, has been used by RBI of India? अगर हम लोग हाई पावर्ड मनी सप्लाई की बात करें तो इतना याद रखना कि इसमें तीन चीजें आती हैं। जहां हाई पावर्ड मनी सप्लाई, दैट इज H किसके बराबर होता है? C प्लस R प्लस OD के, जहां C बेसिकली रिप्रेजेंट करता है करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, R रिप्रेजेंट करता है कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड OD रिप्रेजेंट करता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन में मेरे पास करेक्ट आंसर दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? अब देखो ये हाई पावर्ड मनी सप्लाई था। अगर हमसे क्वेश्चन में ऑर्डिनरी मनी पूछा होता, जिसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं M1 से, तो वो डिफर करता है किससे? हाई पावर मनी सप्लाई से, क्योंकि बेसिकली अगर M1 की बात करें तो इसमें C तो आता है, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, बट साथ ही साथ इसमें DD आता है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, एंड OD आता है, दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो हाई पावर मनी सप्लाई में R इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, एंड M1 में क्या होता है? DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब भी बनता है तो वो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। क्लियर? और ये किस तरीके से बनता है? एनवेलप कर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन इंट्रोड्यूस की गई है बाय हिक्स एंड हैंसन। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। ए बी सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जे आर हिक्स। बेसिकली हिक्स एंड हैंसन दोनों ही इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट, डैश अनएम्प्लॉयमेंट may result when some workers are temporarily out of work while changing job। अब देखो ये कह रहा है कि जब आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है जब आप अपनी मर्जी से, दैट इज वॉलंटरली, जहां बेसिकली आप वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हो क्योंकि आपने एक जॉब छोड़ी है और दूसरी जॉब आप सर्च करें, तो नो डाउट आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो, और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, an expression coined by economists to describe an economy that is growing at such a slow pace that more jobs are being lost than are being added। मतलब जितनी ऐड हो रही है उससे ज़्यादा लोगों की जॉब जा रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रोथ रिसेशन। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, when national income is calculated with reference to a base year, इसको हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। नेक्स्ट, what is the correct formula for GDP deflator? GDP deflator का फॉर्मूला है nominal GDP divided by real GDP multiply by 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, which country was the first to adopt a gold standard in the modern sense? ये हमने अपने सेट 2 में भी बताया था कि इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट, under the industrial policy of 1991 the mandatory convertible clause is applicable to all term loans। The mandatory convertible clause is applicable to term loans of more than 10 years, of less than 10 years is no longer applicable। देखो पहले जब ये एप्लीकेबल था तो ये एप्लीकेबल था उन टर्म लोन्स पे जो कि 10 साल से ज़्यादा के लिए, बट बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया और आज की डेट पर अगर हम लोग बात करें तो मैंडेटरी कन्वर्टेबल क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, a line that traces relationship between rate of return on bonds of different majorities। marginal line, profit indifference, coupling of rates और yield curve। करेक्ट आंसर होगा डी, yield curve, क्योंकि इंटरेस्ट की जब भी बात कर रहे हैं या रिटर्न की बात कर रहे हैं तो yield का मतलब भी क्या होता है? रिटर्न। क्लियर? तो yield curve इसका जो स्लोप होता है ना, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, वो ये सजेस्ट करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा या फॉल करेगा। क्लियर? और ये पूरा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? कैपिटल मार्केट से। वैसे तो इतना आपको रिटेन करने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखना कि अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ रिटर्न के रिलेशनशिप की ऑन बॉन्ड्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यील्ड कर्व। नेक्स्ट, मनी इज व्हाट मनी डज वॉज गिवन बाय क्राउथर, रॉबर्टसन, वॉकर और मार्शल। करेक्ट आंसर होगा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट, यूज इंफॉर्मेशन ऑन आउटपुट पर लेबर आवर इन टेबल बिलो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें आउटपुट कि एक आवर में, मतलब एक लेबर आवर में हम कितना आउटपुट बनाएंगे, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देख लेते हैं। कंट्री ए एक घंटे में, एक लेबर आवर के घंटे में 3 मोबाइल बना रही है और 1 राइस बना रही है, बल्कि कंट्री बी उतने ही टाइम में 9 मोबाइल बना रही है और 2 राइस बना रही है। तो नो डाउट कंट्री बी दोनों ही केसेस में सुपीरियर है। ऑप्शन देखते हैं, लिखा है द कंट्री बी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्ट्स, क्योंकि दोनों ही केसेस में वो आगे हैं इन प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इन द रूल ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट्स आर ऑलवेज, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन की बात कर रहे हैं। हम लोग एडिशन की बात करें दैट इज पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऐसा कहाँ होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, if for a distribution the difference of first quartile and median is greater than difference of median and third quartile, then the distribution is classified as, देखो ये कह रहा है कि Q1 माइनस मीडियन, ये किससे बड़ा है? मीडियन माइनस Q3 से।
अब इन सब पे हमने डिस्कशन किया हुआ है जब हमने सेशंस अपलोड किए थे रिलेटेड टू एमसीक्यूज हमारे सेकंड चैनल पे, दैट इज सीए काजल देरोलिया पे, जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए, वहाँ हमने ये सारा पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पॉजिटिव स्क्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 अगर देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और बहुत जल्दी हम अपने सेकंड चैनल पे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की भी क्लासेस अपलोड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे हम इस पे डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपलोड कर देंगे तो वहाँ जा करके आप उसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ऑप्शन दी क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीन एंड वेरिएंस, वेरिएंस ऐसे होता है और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ट्रू। अब देखो अगर हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू एन पी, क्लियर। एंड अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें तो ये होता है एन पी क्यू। इतना याद रखना कि म्यू हमेशा बड़ा होगा किससे, वेरिएंस से। कैसे ये भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास नंबर दिया हुआ है 10, मेरे पास प्रोबेबिलिटी दी है सक्सेस की 0.80 एंड फेलियर की नो डाउट कितनी हो जाएगी 0.20। तो अगर हम म्यू निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 8, और अगर हम वेरिएंस निकालेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.6। तो आप हर केस में देखना कि म्यू हमेशा बड़ा होता है किससे, वेरिएंस से। और ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट में म्यू बड़ा है, सेकंड में भी म्यू बड़ा है और थर्ड में भी म्यू बड़ा है, बट फोर्थ ऑप्शन में देखो कह रहा है कि वेरिएंस बड़ा आएगा म्यू से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, नो डाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी हमने बताया कि अगर ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इस पे डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, व्हाट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पे पैसा स्पेंड किया जाता है किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ये पैसा यूज करती है डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम्स। बट अगर हम लोग बात करें डिफेंस एक्सपेंडिचर की तो डिफेंस एक्सपेंडिचर ना तो डेवलपमेंटल से रिलेटेड है ना वेलफेयर से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। Next, devaluation of a currency means reduction in the internal value of the domestic currency, reduction in the external value of the domestic currency, increment in the internal value of the domestic currency or reduction in printing of new currency by the RBI. अब देखो रिडक्शन इन प्रिंटिंग की तो बात नहीं करते हैं डीवैल्यूएशन के टाइम में, और इंक्रीमेंट भी नहीं हो सकता। नो डाउट अगर हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन हो रही है, दैट इज वैल्यू घट रही है, तो हम किसकी बात करते हैं, रिडक्शन की। बट ये रिडक्शन हम कैसे कंपेयर करते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। जैसे अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं डॉलर से तो उसके बेसिस पे हम उसको कंपेयर करते हैं, ना कि इंटरनल वैल्यू से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। करेक्ट आंसर है MS स्वामीनाथन, ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, द प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन। मोनोपोलिस्ट की बात करो, मोनोपोलिस्टिक की बात करो, ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करो, इक्विलिब्रियम लेवल के लिए सीधे सीधे क्या होता है, MR इज इक्वल टू MC। एंड दूसरा ये इसका कंडीशन होता है कि MC कर्व MR कर्व को कट करेगा बट फ्रॉम बिलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखो सब्स्टिट्यूट्स के केस में अगर हम लोग बात करें या हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट्स के, तो ये दोनों ही क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो चीज़ है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में ना हम प्राइस एक प्रोडक्ट की लेते हैं और डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की। तो नो डाउट सब्स्टिट्यूट के केस में लेट्स से हमारे पास टी और कॉफ़ी है, ठीक। अगर मान लो टी की प्राइस इंक्रीज हो रही होगी तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, रीजन बीइंग टी के क्योंकि जो टी के कंज्यूमर्स है वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ। तो नो डाउट सब्स्टिट्यूट्स के केस में किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट में एग्जांपल ले लेते हैं, पेन एंड इंक। अगर मान लो इंक की प्राइस बढ़ेगी तो नो डाउट पेन की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट में किस तरह का रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट, और सब्स्टिट्यूट्स में होता है डायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A, पॉजिटिव, कि सब्स्टिट्यूट्स के केस में किस तरह का रिलेशन होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर। किसकी बात कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता क्या है कि आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हो जो कि
कुछ कहीं ना कहीं डिफर करेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं डाबर की, कोलगेट की, पेप्सोडेंट की, तो ये सबके सब क्या सेल कर रहे हैं? तो ये सबके सब हैं तो बेसिकली टूथपेस्ट, बट अलग अलग ब्रांड है, मतलब अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग पैकेजिंग होगी, ठीक। तो यहाँ ना ये लोग कभी भी कंपटीशन प्राइस का नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन करते हैं मार्केट बनाने का। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हाँ होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन, हाँ होगा। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, हाँ होगा। एंड फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट्स, आपस में क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? नहीं। ऐसा कहाँ होता है इंटरडिपेंडेंस? जनरली होता है ओलिगोपोली में। क्लियर? तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसमें सी में देखोगे तो ए बी सी आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट है क्योंकि ये इसी तरीके से बनता है। राइट टू लेफ्ट, ये गलत है। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, ये भी सही है कि ये कॉन्वेक्स बनता है। एंड हमसे कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इंडिफरेंस कर्व बन रहा है तो ये कभी क्या आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए, सी एंड डी आर ट्रू। नेक्स्ट, अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग क्वांटिटी हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू, तो सिंपली हमसे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस शोइंग क्वांटिटी, ये प्राइस को शो करता है और ये क्वांटिटी को शो करता है, और इसकी अगर पैरेलल है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इन्फिनिटी, दैट इज ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्लियर? नेक्स्ट, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट मूव्स, अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो नो डाउट डिमांड कर्व में क्या होता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो ये इस तरीके से बनता है, दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? बट अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन के केस में अपवर्ड बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्ड टू द राइट, दैट इज ए। नेक्स्ट, पार्शियल कोरिलेशन इज अ टाइप ऑफ, अभी हम कोरिलेशन बता देंगे तो वहाँ ये पॉइंट हम कवर करेंगे वैसे, बट जनरली जब हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स की। क्लियर? बट अगर मोर देन टू वेरिएबल्स की बात हो रही हो तो उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरीज इवेंट्स विच कैन नेवर अकर टुगेदर आर क्लासिफाइड एज, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो वो साथ में कभी भी अकर नहीं करेंगे, और इन इवेंट्स को हम लोग डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस की, तो ये अकर करता है टाइप 1 एरर में। तो टाइप 2 एरर किससे रिलेटेड होता है? ये नॉन रिजेक्शन, ये किससे रिलेटेड है? नॉन रिजेक्शन ऑफ अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। क्लियर? रिजेक्टिंग से रिलेटेड है टाइप 1 एरर और नॉन रिजेक्शन से रिलेटेड है टाइप 2 एरर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टाइप 1 एरर। नेक्स्ट, ची स्क्वायर टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट और लार्ज सैंपल टेस्ट। इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? नो डाउट आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डी। नेक्स्ट, इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई, ये भी हमने अपने सेट 2 में डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसकी बात कर रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम जब भी बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट की बात करेंगे, जैसे मान लो कोलगेट, तो सेलर कौन होगा? प्राइस टेकर होगा। फर्म सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, प्रेजेंस ऑफ मेनी फर्म्स, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यू सेलर्स? अगर हम लोग बात करें फ्यू सेलर्स की तो ये होता है ओलिगोपोली में। नेक्स्ट,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। लेट्स से मेरे को एक जॉब ऑफर हुई 50,000 की, और साथ ही साथ मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और उस बिजनेस से 60,000 अप्रॉक्स अर्न कर सकते हैं। तो नो डाउट हम क्या चूज करेंगे, 60,000 का बिजनेस, बट हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है, 50,000 की जॉब, और ये जॉब हमारे लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो बेस ईयर है 2011-12। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी इन्फ्लेटर। ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो करेक्ट आंसर होगा सी। बेसिकली इस पूरी शीट पे हमारे पास 45 क्वेश्चंस थे। ऊपर एक नंबरिंग गलत होने की वजह से ये 46 शो कर रहा है। तो टोटल 45 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट थे, और आपने देखा कि आज की क्लास में जो मैक्सिमम क्वेश्चन की कवरेज किए हैं वो है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने ऊपर बताया, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। अब अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग सेशन 4 पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।